हाल ही में आपने जो शिरकत की है इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आप भी पता लगा है कि आपका यूट्यूब चैनल बंद था जब आप उठे, और थोड़ा सा हमें बताएं कि जो आपकी इंडियन ऑडियंस है वो कितनी थी, और आप कैसा फील कर रहे हैं ये जो आपको एकदम से वो थ्रेट कंसिडर किया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं सुबह उठा तो यूट्यूब से ईमेल आया हुआ था। 30% मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया से है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे देखते ही हंसी आई, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट करते हैं, दुनिया भर से कोशिश करता हूं मेहमान बुलाए जाएं जिनसे गुफ्तगू की जाए। अगर गुफ्तगू से 1.5 बिलियन के लोगों के मुल्क को इतना डर है कि मुझे एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं वो अपने मुल्क के लिए, तो थोड़ा फ़ख्र भी होता है। बट ओवरवेलमिंगली जो मेरा इमोशन था वो कह के लग रहे थे मेरे कि भाई मैं कौन सा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया या रिस्क हो गया। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत फ़नी लगा कि ये हुआ था हमारे चैनल के साथ। ओके। अच्छा शहजाद, पियर्स मॉर्गन का जो शो है ये बड़ा वेल नोन शो है, हमें थोड़ा सा बताएं कि आपको जब इनवाइट किया गया, कैसे इनवाइट किया गया, और आपको जब बताया गया कि आपने इस टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है, सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग इट। मुझे कोई 1 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे डीएम आया, तो मिस हो गया था मुझसे क्योंकि वो अदर्स इनबॉक्स में चला जाता है। तो फिर ट्विटर पे उन्होंने राब्ता किया, उनकी एक प्रोड्यूसर हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिच किया शो को कि वो क्या चाह रही हैं, क्यों मुझे बुलाना चाह रही हैं। तो इनिशियली तो मेरी रिलक्टेंस थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि ये शाउटिंग मैच हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब्र, प्यार, तहम्मुल के साथ गुफ्तगू करूँ, इश्यू समझने की कोशिश करूँ। ये चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। तो शुरू में मेरी रिलक्टेंस थी, पर फिर जब मेरी उनकी प्रोड्यूसर से बात हुई जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे समझाया कि क्यों वो चाह रही हैं कि पाकिस्तान की एक इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, तो कुछ 5-6 दिन पहले फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ये हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने हाँ बोल दिया था। फिर कुछ 24 घंटे पहले हमें पता चला कि बाकी पैनलिस्ट कौन हैं, और फिर इस तरह शो हुआ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा शहजाद, नॉर्मली हम सब ने देखा उस शो को और उसको फॉलो भी किया, तो आपने और हिना रुबानी खर साहिबा ने जैसे बड़े संजीदा और बड़े सेंसिबल अंदाज में चीज़ों को डिस्कस किया। मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ इशू बेसिकली था क्या जिसको हम शाउटिंग और एक शोर शराबे वाला शो कह रहे हैं, क्योंकि बरखा दत्त नॉर्मली तो आपने भी अपने उस क्लिप के अंदर या शो के अंदर मेंशन किया कि वो मोदी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इस एपिसोड के अंदर हमें ये लगा कि वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने आई हैं या जो कह लें शोर शराबा करने आई हैं। देखिए, मैं उनको इस बारे में कुछ तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगा। एक वक़्त होता है तनकीद का और एक वक़्त होता है सपोर्ट का। मैं खुद हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत का एक नाक़दीन रहा हूँ। मैंने उनकी बहुत तनकीदी जायज़ा लिया है, कई सालों से ले रहा हूँ। लेकिन एक वक़्त जब दूसरा मुल्क जो अपने आप को इस रीजन का, इस खित्ते का हेजेमॉन समझता है, आपके ऊपर बमबारी करना शुरू हो जाए, तो वो वक़्त नहीं होता कि हुकूमत ने क्या फ़ैसले सही लिए, क्या फ़ैसले अपने पास्ट में लिए, माज़ी में लिए। तो वो जो मैंने उनको भी उनकी तारीख़ याद दिलाई और उनके लफ्ज़ याद दिलाए, उनका मकसद ये नहीं था कि बरक़ादत आज आप फिर क्या बोल रही हैं। उनका मकसद ये था कि अगर तो आप कहना चाह रही हैं यहाँ पर आकर, ये बयानियाँ बना रही हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान की तारीख़ दहशतगर्दी की रही है, तो यही बातें आपने भारत के बारे में की हैं, इंडिया के बारे में की हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये मकसद इसका ये था कि अगर आप हमारे बारे में ये बयानियाँ बना रहे हैं, तो थोड़ा अपने भी आईने में देख लें। या तो हम तस्लीम कर लें कि दोनों मुल्कों की कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं और उन गलतियों को मिल बैठकर बात करें। अगर दुनिया में जाकर आप ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्द है एंड हम सिर्फ विक्टिम रहे, हमने आज तक कुछ बुरा नहीं किया, तो थोड़ा उनको इसमें आईना दिखाने की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने उनके पुराने बयानिए उन्हीं के सामने रखे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। यानी आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, ये वाली सूरत हाल हमने देखी। अच्छा, आर्ट अबव एवरीथिंग, ये स्लोगन हम हमेशा सुनते हैं जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है, तो हम कहते हैं जी कि जो आर्टिस्ट हैं वो सरहदों से बालातर होते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा ये स्टैंड अपनाया गया। लेकिन इंडिया की जानिब से हमने देखा है कि हमेशा हमारे आर्टिस्ट हों, यूट्यूबर्स हों, उनको बैन किया जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, और रिसेंट एपिसोड में भी हमने यही देखा, जैसे आपका भी अकाउंट इंडिया में बैन हुआ है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरी नज़र में तो इससे बिल्कुल बरक्स चीज़ प्रूव हो जाती है। दिस इज़ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट हाउ पावरफुल आर्ट इज़। अगर आर्ट की कोई अहमियत नहीं होती, अगर कल्चरल एक्सचेंज की कोई अहमियत नहीं होती, अगर स्पोर्ट्स की कोई अहमियत नहीं होती, तो इनको बैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को, बायलैटरल सीरीज़ को बैन करने का मकसद ही ये है कि जब आखिरी दफ़ा इंडिया की सीरीज़ हुई थी, जब उनकी टीम पाकिस्तान आई थी, तो जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ था, सिर्फ़ उनका नहीं, जो तमाशबीन आए थे इंडिया से,
उनको जिस तरह से पाकिस्तानियों ने ट्रीट किया, तो अगर उनकी पार्टी, उनकी हुकूमत ये बयानियाँ बनाना चाहती है कि हर पाकिस्तानी तो बंदूक लेके खड़ा है, वो तुम्हें मार देगा, फिर जब वो पाकिस्तान आए तो वो बयानिया कंप्लीटली टूट जाता है। या कभी आप आतिफ असलम का गाना सुने या राहत फ़तेह अली खान का गाना सुने या फवाद खान की एक्टिंग देखें, तो ये सोच के हर पाकिस्तानी मेरा दुश्मन है और मैं इसको मारूंगा और ये मुझे मारेगा, कहीं ना कहीं उस बयानिए की हार हो जाती है। तो ये हुकूमतें सबसे पहले यही कोशिश करती हैं कि ये जो एक्सचेंज है, ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, नाज़ी जर्मनी में भी ये हुआ, वक्त तक अलग कर दिए थे कि अपने बाग में यहूदी कब बैठ सकते हैं, जर्मन कब बैठ सकते हैं, वो वक्त अलग कर दिए थे कि एक दूसरे की शक्लें ना देखें। तो नफ़रत के जो बीज बोए जाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि कल्चरल एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ आर्ट, ये चीज़ें जो हमें एक दूसरे की ह्यूमैनिटी देखने में मदद करती हैं, ये चीज़ें बैन कर दी जाएँ। तो इफ़ एनीथिंग दिस प्रूव्स हाउ पावरफुल आर्ट एंड कल्चरल एक्सचेंज कैन बी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमने इस शो में भी देखा शहजाद के जो पैनलिस्ट हैं उनको ज़ाहिर टाइम दिया गया, कम दिया गया, ज़्यादा दिया गया, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर हमने शोर शराबा, जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, चाहे वो रणवीर के थे या बरखा दत्त के थे, दे वर क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग, और हिना ने खुद भी ये बात वहाँ पे कोट की। लेकिन आपने बड़े कम वक्त में और बड़े अच्छे तरीके से अब कम बैक भी किया और आपने जवाब भी दिए और लॉजिक्स और फैक्ट्स के साथ दिए। कैसे किया? सर इतना तो नहीं सोचा था, जिस तरह हमारी एयरफोर्स भी है, उनको उस वक्त तो नहीं ख्याल आया होगा कि अभी क्या करना है, लेकिन सालों साल की जो प्रेपरेशन होती है, रेडीनेस होती है, वो उनको तैयार करती है कि मौका जब भी आए, दस्तूर जब भी आए, वक्त मिले, तो हमारी प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस इतनी हो। तो मेरा वैसे ही शौक़ है किताबें पढ़ने का, चीज़ों के बारे में मालूमात जानने का। मैं खुद भी अपनी पॉडकास्ट में यही कोशिश करता हूँ कि एकेडमिक्स एंड सीरियस इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया जाए, उनसे सीखा जाए, उनसे समझा जाए। तो दैट पुट मी इन गुड स्टेट। बाकी एक मज़ाहिया अंदाज़ है मेरा करने का, तो जो कमबैक्स हैं उनकी आमद वैसे ही ज़िंदगी में आती रहती है। तो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच कर गया था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी। वो जब मैंने देखा कि बरखा दत्त, हिना रबानी घर के साथ किस तरह बिहेव कर रही हैं, तो उस वक्त मुझे थोड़ा ख्याल आया कि अगर मैंने कोई भी पॉइंट रखना है, कोई भी फैक्ट्स रखने हैं, पहले तो इन दोनों को एक शटअप कॉल देनी पड़ेगी, वरना जिस तरह सबने देखा, दुनिया ने देखा, मेरे मुंह से 2 लफ्ज़ नहीं निकले थे कि ये दोनों शोर मचाना शुरू कर दिया था दोनों ने। उन दोनों को चुप कराए बगैर मैं कुछ बोल ही नहीं सकता था। तो इस वजह से मैंने कमबैक्स और थोड़ा जो जुमले सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनका इस्तेमाल किया ताकि ये लोग चुप हों, तो फिर मैं कोई काम की बात भी कर सकूँ। एंड दैट वाज अमेजिंग। आई गेस आपने बहुत सेंसिबली इस चीज़ को हैंडल किया। है तो ये एक बहुत ही रवायती सा सवाल, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से कोई भी मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें? सर यही पैगाम होगा दोनों मुल्क के लोगों को कि दुनिया भर में मुल्क हैं जिन्होंने बहुत गलतियां की हैं, पाकिस्तान इसमें कोई वाहिद मुल्क नहीं है। हर चीज़ जिस तरह पाकिस्तान में भी हम रॉ की साजिश या यहूदी साजिश बना देते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि हम कभी आईने में नहीं देखते। हमें हमेशा ये लगता है कि घर से बाहर आकर कोई हमारा घर जला रहा है, घर के अंदर जो आग लगी हुई है उसकी तरफ हम निशानदही करते ही नहीं हैं। और यही मेरा मैसेज भारत की तरफ है कि आपकी जो हुकूमत है वो कन्वीनियंटली हर चीज़ पाकिस्तान पे डालकर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम डाल देती है, ताकि आप लोगों की जो आवाज़ें हैं, जो रिप्रेशन आपके मुल्क में हो रहा है, जो मसले आपके मुल्क में हैं, उस पर कभी फोकस ना आए। तो रियासत का तो यही इंटरेस्ट रहेगा हमेशा कि दुश्मन जो है वो बाहर से है, हमारी तो कभी कोई गलती नहीं थी। ये जो क्रिटिकल वॉइसेस होती हैं, जो सोचने समझने वाले लोग होते हैं, ये उनका काम होता है कि आप लोग निशानदही करें, अपनी हुकूमत को भी, अपनी आवाम को भी और दुनिया भर को भी थोड़ा आईना दिखाएं कि ये हमारे मसले हैं। और बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर जब हम बैठें, तो अगर एक ही बयानिया चल रहा हो जिसमें पाकिस्तान ही हर चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है, तो और मुल्कों को बेखौफ आईना दिखाएं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की भी अगर हम बात करें तो आंखों में आंखें डालकर देखें और बोलें कि अगर तो टेररिस्ट कैंप्स हम सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, तो शायद अमेरिका से ज़्यादा तो दुनिया भर में किसी मुल्क ने टेररिज्म सपोर्ट नहीं किया, आर्म नहीं किया, फंड नहीं किया। तो हम पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले थोड़ा अपने आईने में भी देख लें, थोड़ा अपने भी कॉलर के अंदर झांक कर देख लें। और यही मैंने उस शो पे कोशिश की थी और यही मेरा पूरी आवाम को मैसेज है।